इंसानों ने क्यों शादी करना शुरू किया? ठीक ठाक जंगला में रहा करते, गुफा में रहा करते, 10-15 लोगों के समूह में रहा करते, शिकार करते, खाना खाते, आराम से सेक्स करते, सो जाते, अगला दिन का फिर यही रूटीन होता। लेकिन किसी का चुल थी कि नहीं, हमने एक ऐसा बंधन बनाना है जिसने आप शादी कमांगे, एक औरत एक आदमी के साथ रहोगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। ये चुल थी सी। अगर आप भी ऐसा सोचो हो तो मैं बता दूं आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार किसी के दिमाग में कोई विचार नहीं आया कि अब ऐसा करने लग जावा और इसका नाम शादी टिक दे। अगर मैं कहूँ एक गेहूं या जौ के बीज की वजह से इंसान ने शादी करना शुरू किया तो शायद आप मैंने गलत समझो, पर इस वीडियो में देखोगे तो समझ जाओगे किस प्रकार सिर्फ एक बीज ने इंसानियत के साथ सबसे बड़ा धोखा कर दिया। और रही बात प्यार की, प्यार न तो आज भी शादी में स्वीकार नहीं करते, प्यार शब्द की शादी में कोई जगह नहीं है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ आज से 70,000 साल पहले की दुनिया में, जहाँ पर ना कोई शहर है ना कोई गाँव, सिर्फ नदियाँ, पहाड़, मैदान और खुला खुला आसमान। और हम 20-30 लोगों के समूह में रहते हैं। हम कौन? हम होमो सैपियंस। आराम से अपना शिकार ढूंढते हैं, शिकार करते हैं, शिकार खाते हैं और फिर सो जाते हैं। हमारा एक ही मकसद है, जिंदा रहना। ना कोई घर, ना कोई ठिकाना, घुमंतु जीवन है। शिकार मिला तो खा लिया, ना मिला तो उसकी तलाश जारी रही। ऐसे में परिवार कैसा होता होगा? पति पत्नी कैसे होते होंगे? बच्चे कैसे होते होंगे? अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन आया है तो आप भी बिल्कुल मेरी तरह सोच रहे, पर इसका जवाब आपको चौंका देगा। आज की तरह जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नहीं था। इंसान 15 से 50 लोगों के समूह में रहते थे। इतिहासकार युवाल नोआ हरारी इसे अपनी किताब सेपियंस में एशियंट कम्यून कहते हैं, यानी कि सब कुछ साझा, खाना साझा, रहना साझा, कबीला साझा, यहाँ तक कि महिलाएं भी साझी और बच्चे भी साझे। एक बच्चे की परवरिश उसकी माँ नहीं बल्कि कबीले की सारी औरतें मिलकर करती थी। कोई भी एक पुरुष किसी भी एक बच्चे का पूर्णतः पिता नहीं था। सभी पुरुष रक्षक का काम करते थे और महिलाएं बच्चों का लालन पोषण करती थी। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह थी बायोलॉजिकल वजह, जीने की इच्छा। आमतौर पर जानवरों के बच्चे एक दिन में, एक सप्ताह में या कुछ ही घंटों में अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, पर इंसान का बच्चा तो आत्मनिर्भर होने में सालों लगा देता है। यही सबसे बड़ी वजह थी कि जिंदा रहना है। आज सुनने में थोड़ा अजीब लगेगी, या तो मजबूरी हुई, लेकिन इसी कामयाब व्यवस्था में इंसान कई हजारों सालों तक जिया और यही कामयाब व्यवस्था थी जिसकी वजह से हम सरवाइव कर पाए और आज इस जगह पर हम खड़े हैं और आप लोग वीडियो देख रहे हैं। एक खोज इसी हुई जिसने इंसान का जीवन पूरी तरह बदल दिया। लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने बीज बोना सीख लिया, फसल उगानी सीख ली, उस फसल से अपना खाना बनाना सीख लिया। इतिहासकार युवा नोआ हरारी इसे मानव सभ्यता के लिए इस इतिहास का सबसे बड़ा धोखा मानते हैं, क्योंकि खेती ने इंसान का जीवन शारीरिक रूप से तो आसान कर दिया पर दिमागी रूप से मुश्किल कर दिया। जहाँ पहले इंसान पूरा पूरा दिन शिकार की व्यवस्था में लगा रहा करता, अभी कुछ ही घंटों में अपना खेती का काम निपटा दे है। बहुत सारे काम में सिंचाई भी, बुआई भी, कटाई, लेकिन उसके बाद भी उसके पास बहुत सारा खाली समय भी रह जाया करता और उस खाली समय में क्यों कुछ न कुछ सोची जाया करता। उस खाली समय में उसने घर बनाना सीख लिया, तो उस खाली समय में जनसंख्या बढ़ने लगी। जहां पर शिकारियों के लिए 10-15 लोगों के समूह में सर्वाइव करना मुश्किल था, अब वहां पर थोड़ी सी जमीन पर गांव के गांव बसने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी और खाली दिमाग शैतान का घर हो गया। हरियाणवी में कहा तो एक कहावत भी है कि खाली नैन कटड़े मुंडे। इंसान कटड़े मुंडने लग गया, यानी कि कुछ न कुछ सोचने लग गया और उसकी सोच का ही नतीजा है विवाह। घुमंतु जिंदगी अब स्थायी हो गई थी और इसमें एक शक्तिशाली विचार इंसान के मन में आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तेरा मेरा। सारे लोग जब शिकार करते थे तो वो समूह में करते थे। मान लो शिकार करके कुछ खा लिया तो उसमें कबीले के सारे मर्दों का हाथ होता था, लेकिन खेती तो कुछ मर्द मिलकर भी अलग तक कर सके थे, 2-4 मर्द भी काम कर सके थे और एक सिंगल आदमी भी कुछ हिस्से पे खेती कर सका था। और इसे विचार ने जन्म दिया कि या मेरी खेती है या तेरी खेती है। अब उस इंसान ने जमीन, घर, अनाज, पालतू पशु सब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लगने लगे, लेकिन अब उसको श्योरिटी चाहिए थी कि मेरे मरने के बाद मैं इनका क्या करूंगा। मेरे मरने के बाद ही किसी के पास तो जाने चाहिए, पर किसके पास जाने चाहिए? उसका तो कोई 100% रूप से बेटा या बेटी नहीं है। अब उसे गारंटी चाहिए थी, उसे पुख्ता सबूत चाहिए था कि फलाना बेटा सिर्फ मेरा बेटा है या फलानी बेटी सिर्फ मेरी बेटी है, न कि पूरे कबीले की, ताकि मैं उसको मरने के बाद अपनी जमीन, जायदाद, पालतू पशु, अनाज सौंप के जा सकूं। इतिहासकार स्टेफनी कंस अपनी पुस्तक मैरिज हिस्ट्री में लिखती हैं कि शादी का आविष्कार प्यार के लिए नहीं बल्कि यह तय करने के लिए हुआ कि किसकी संपत्ति किसको मिलेगी। यह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जो उस समय से लेकर आज यानी कि 2025 तक भी चला आ रहा है। हम भी ब्याह करने से पहले देखेंगे कि किसकी संपत्ति किसके पास जाओगी, उनके गुण अपने में मिला है कि नहीं मिला है। कोई 36 गुण मिला हुआ है, कोई किमें मिला हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का मिलान करे कि अपने जितने अमीर हैं कि नहीं है, कोई उनके खानदान का मिलान करे कि अपने जैसे वो शाही और जुबान के पक्के व्यक्ति हैं कि नहीं हैं।
और उस टाइम की बात करें तो मर्दों को मिली श्योरिटी और महिलाओं को मिला अपनी कोख की कीमत के बदले सहारा। महिलाएं अब बड़े मैदान, खुले मैदान छोड़कर घर की चार दीवारी में कैद होकर रहने लगी और उस खेती करने वाले इंसान की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब इंसान को समझ आ गया था कि शादी, जमीन, अनाज, पालतू पशु सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और वक्त के साथ इंसान को समझ में यह भी आ गया था कि अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज में रहे सबसे बड़ा हथियार जो चाकू से भी तेज है, तलवार की धार से भी तेज है, जो बड़े बड़े साम्राज्यों को कंट्रोल कर सकता है, वो महिलाएं हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपने हिंदुस्तान के इतिहास में मिलता है। 2300 साल पहले जब अलेक्जेंडर कह लो, सिकंदर कह लो, उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था और यहाँ पर सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य तक कर दिए थे। अफगानिस्तान जैसी जमीन भी उनको गिफ्ट में दे दी थी, जिसने आप दहेज का नाम दे वहाँ, और ये प्रथा आज भी चलन लग रही है। लेकिन ये रिश्ता खाली सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं था। ये संबंध बने थे दो साम्राज्यों के, या डील थी दो साम्राज्यों के बीच। शादी के बाद सरहदें बदल गई, दुश्मन बदल गई और अपना अपना एरिया और सोचने की क्षमता बदल गई। शादी सौदा है। पुराने समय में किसान को एक पत्नी चाहिए थी जो घर के कामों में, खेती में उसका हाथ बटावे और उसकी कोख से बच्चों को पैदा करे जिसको वो अपनी संपत्ति सौंप के जाए। और इंसान को महिलाओं में सबसे बड़ी उनकी मजबूती यही दिखाई देने लगी, उनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे जिनको वो संपत्ति सौंप कर जाना चाहते थे। और इसकी कीमत महिलाओं ने बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय तक चुकाई और शायद बात करा तो आज भी चुकाने लग रही हैं। प्यार का शादी तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। जिसने भी प्यार को शादी में इंक्लूड करने की कोशिश की, समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि समाज ने लगा था कि प्यार है जो ये शादी में एक रोड़ा है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो लिया समाज, 10,000 साल पूर्व से लेकर आज 2025 तक आ लिया। औद्योगिक क्रांति हो ली, हरित क्रांति हो ली, पता नहीं देशों में बड़े बड़े रिवोल्यूशन हो लिए, पर आज भी प्यार को सिर्फ शादी में राह का रोड़ा ही समझा जा हुआ है। कोई वक्त ये कहूँगा बड़ी संपत्ति वाला कि वो किसी गरीब घर की लड़की से प्यार करता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कह के संपत्ति कौन संभालेगा, ये तो कमजोर है। रिश्ता करने से पहले भी संपत्ति और उनके परिवार का सिस्टम समझा जा हुआ है, और यही सच्चाई है। महिलाओं को सिर्फ कोख की कीमत समझी जाती है, उनके कौशल की नहीं। लेकिन मैं इस बात को अपोज करता हूँ। मैं कहता हूँ बदल दो ये सिस्टम, ये बहुत पुराना हो गया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि इंसान के दिमाग में पहली उपज आई थी कि महिलाओं से क्या काम दिया जाना है। पर आप क्या कहना चाहो ये बात आप मैंने बता सको हो, और अपने कल्चर से जुड़ी एजुकेशन के लिए और करंट इशू से जुड़े मोटिवेशन के लिए फॉलो कर लो शोरान स्पीक्स।